नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये हमारी CTET साइंस की क्लास नंबर 14 है। आज हमारा टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट नंबर 2। ये क्लासेस CTET, UTET, UPTET और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेंगी। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.updeshta.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक एटम एंड मॉलिक्यूल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक डाल देता हूं मैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है, किसी तत्व का परमाणु भार, ठीक है, वो संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु, ठीक है, कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। ठीक है, तो एटॉमिक मास को ही हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट। हालांकि अगर हम फिजिक्स के हिसाब से चलेंगे तो वेट और मास दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है, पर ये केमिस्ट्री है। तो ठीक है, यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं। परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों एक ही चीज़ है। तो किसी तत्व का परमाणु भार, मैं शॉर्टकट लिख लेता हूँ, आप पूरा लिख लेना। किसी तत्व का परमाणु भार, तो मैं सिर्फ परमाणु भार लिख रहा हूँ। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार, तो किसी तत्व का परमाणु भार एक संख्या होती है। ठीक है, तो परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि तत्व का एक परमाणु, ठीक है, कार्बन तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के, ठीक है, कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग से कितन 1/12 भाग। अब इसको द्रव्यमान की बात करें ना, तो यहाँ पर द्रव्यमान भी लिखना है। ठीक है, तो कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है? से कितना गुना भारी है? तो इसको कहते हैं परमाणु भार, या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, या हाइड्रोजन के, ठीक है, या तो हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, से कितना गुना भारी है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए परमाणु भार की परिभाषा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, पर मैं इसको इस तरह से आपको दिखा रहा हूं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू हाइड्रोजन के एक एटम, ठीक है, हाइड्रोजन के एक एटम का द्रव्यमान, और ये किसके बराबर होता है? कार्बन के 1/12 भाग का द्रव्यमान, या इंग्लिश में लिखूं तो मास। ठीक है, अब एक चीज आती है कि हाइड्रोजन जो है ना, जैसे मैं एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन ले रहा हूं। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, इसके 1 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1 मोल होगा। ठीक है, और इस 1 मोल में कितना होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना होगा? ठीक है, तो 1 मोल में कितने पदार्थ की मात्रा होगी? तो वो होगी एवोगैड्रो संख्या। तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में 1 मोल होगा। ठीक है, क्योंकि हम रिलेटिव लेंगे ना, हाइड्रोजन के एक एटम से तो भाग दे देंगे तो एक ही तो आएगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, इसका हिंदी अनुवाद है कि पदार्थ की मात्रा। तो कितनी पदार्थ की मात्रा होगी इसमें होगी एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू होती है 0.622 इंटू 10⁻23। इसी तरह मैं आपको दूसरा बताऊं, या आपसे मैं दूसरा पूछूं, तो इस बार मैं पूछूं तो
कार्बन का पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है, तो कार्बन के 12 ग्राम में अब, ठीक है, क्योंकि कार्बन के 1/12 भाग ले रहे हैं हम, तो कार्बन के 12 ग्राम में कितने मोल होंगे भाई? 1 मोल होगा। और 1 मोल में फिर सेम कितना कितना पदार्थ की मात्रा कितनी होगी? तो 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप एटम भी कह सकते हैं, जो मर्जी आपको लेना है, एटम ले लीजिए या मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है, या पार्टिकल्स, तीनों चीज़ें। तो इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है नहीं, कन्फ्यूजन आपको इसमें करना है नहीं, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो गए? एटम होंगे, या तो मॉलिक्यूल होंगे, तो पार्टिकल होंगे, ठीक है। सिंपल चीज़ है, इसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। और सीटीटी एग्जाम के हिसाब से हमको बस इतना ही देखना है, ज़्यादा हमको डिटेल में इसके जाना नहीं है। अब हम अणुभार की बात करते हैं। तो अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या अणुभार। अणुभार, तो अणुभार क्या होता है? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अणु होता क्या है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिखने की जरूरत है नहीं, कि तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है भाई, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जो स्वतंत्र अवस्था में रहेगा और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वो अणु कहलाता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, ठीक है। नॉर्मल चीज़ है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अणुभार की अगर हम बात करें तो सेम फिर वही आ जाएगा कि किसी तत्व का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का अणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा ना, तो देखो यहाँ पे तो सेम वही आ जाएगा। तो यहाँ पे ना परमाणु की जगह अणु आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं अणुभार करूँ ना, तो इसको मैं दूसरी पेन से हम इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे कोई देखो, आप यहीं से समझ जाओ। जैसे यहाँ पे अणुभार है, परमाणु भार है, तो यहाँ पे परमाणु आया था, तो यहाँ पे अणुभार अगर होगा ना, तो यहाँ पे अणुभार बराबर कार्बन 12 के अणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी। बस सिंपल परमाणु की जगह अणु आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखवाने की जरूरत आपको है नहीं। हम देखते हैं इसमें कुछ और चीज। तो मोलिकुलर मास कैन बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग एन एल्जेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंस एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो यानी कि जिस मॉलिक्यूल में जैसे H2 में ना एक 2 H हैं, तो दोनों को अगर हम बाहर जोड़ देंगे तो उससे भी अणुभार निकल जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे आती है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होता है? द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्राम में लिख रहे हैं, तो वही तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। बाकी इसमें हम एटॉमिसिटी पढ़ सकते थे, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक और ऑक्टा एटॉमिक क्या होते हैं, पर सीटीटी एग्जाम में इतना डिटेल में आता है नहीं। आपके केपीएस, DSSB, TGT, PGT, उसमें ये सब चीज़ें आएंगी, तो हम उनको वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं कि परमाणु मॉडल। तो परमाणु मॉडल में हम देखेंगे, सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया था, सबसे पहले थॉमसन का हम परमाणु मॉडल देख लेते हैं, ठीक है। थॉमसन्स ने सबसे पहला अपना परमाणु मॉडल दिया था, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल अगर आपको हिंदी में लिखना है, तो थॉमसन ने बताया कि परमाणु क्या है। देखो पहले एक हम ऐसे बना देते हैं कि ये क्या है? परमाणु एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज एक गोला है। ये पूरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज एक गोला है, जिसमें कि क्या है? नेगेटिव चार्ज ऐसे धसे हुए हैं। जैसे कि तरबूज में क्या धसे होते हैं? उसके बीज धसे होते हैं। तो ये पूरा गोला क्या बता रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज एक गोला है पूरा, और उसमें ऋणात्मक चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है? धसे हुए इलेक्ट्रॉन धसे होंगे, और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। थॉमसन ने ऐसा बताया, तो आप इसे समझ गए होंगे। एक बार मैं अगर और समझाऊं तो उन्होंने कहा कि एक परमाणु क्या है? एक गोला है, पॉजिटिव चार्ज का गोला है, एक धनावेशित गोला है, जिसमें कि ऋणात्मक आवेश क्या है? धसे हुए हैं। जैसे कि तरबूज के बीज धसे होते हैं, तरबूज में यूनिफॉर्मली समान रूप से, ठीक है। तो अगर हम इसको लिख भी लें तो इन्होंने बताया, हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, तो आपको चीज़ों को समझ के चलना है। तो एन एटम इज, जो क्या है? कॉन्सिस्ट, जो कि क्या रखता है? अपने आप में रखता है, ठीक है। कॉन्सिस्ट क्या बोला उन्होंने कि पॉजिटिव चार्ज
आपको भी नोट्स ऐसे ही शॉर्ट में बनाने हैं, बहुत ज़्यादा कहानी आपको लिखनी है नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर यानी कि एक बॉल है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेशित बॉल है जो क्या करती है, जिसमें क्या है कि नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, आप भी ऐसे ही बनाइए नोट्स, ठीक है, पूरी कहानी लिखने की जरूरत है नहीं, समझिए और छोटा छोटा लिखिए साफ साफ। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इन्होंने बताया कि एटम क्या है, परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है जिसमें कि ऋणावेश क्या है, धसे हुए हैं समान रूप से जगह जगह पे, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि क्या है, नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, दोनों इक्वल हैं, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इन्होंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज परिमाण में, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, परिमाण, तो हिंदी में मैं लिख लेता हूं परिमाण। तो थॉमसन ने बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हैं, दोनों इक्वल हैं परिमाण में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों परिमाण में दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एटम क्या हो जाएगा, ड्यू टू विच एन एटम इज, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, एन एटम इज, जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ना तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल हैं तो मतलब टोटल आवेश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है यानी कि उदासीन होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज उन्होंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें हम देखेंगे रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को भी देखेंगे। तो रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने, ठीक है, ऐसे सोने की एक पतली झिल्ली ले ली थी, ठीक है, इस तरह से मैं इसको बना रहा हूँ फिगर को। अगर प्रॉपर गोले बनाने तो आप, ठीक है, मैं इसको प्रॉपरली बना लेता हूँ। थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा। तो इन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड ने इस तरह से एक सोने की पतली झिल्ली ली थी, ठीक है, और इस पे इन्होंने क्या करा था, इस तरह से हम ले लेते हैं कि इन्होंने इस पे अल्फा पार्टिकल्स ही क्या कराए थे इस पे, ऐसे इस तरह से। अब इस पे देखिए नाभिक भी हम बना लेते हैं, इसके बीच में सब पे क्या होगा, नाभिक होगा, यहाँ पे नाभिक 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 नाभिक, ठीक है, ये क्या है, एटम्स हैं, परमाणु हैं। तो इस तरह से इस पे नाभिक हैं बीच बीच में। तो इन्होंने इस पे क्या करवाई थी, इस पे इन्होंने अल्फा रेज यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्फा, एक मिनट, अल्फा पार्टिकल्स यानी कि अल्फा रेज का इन्होंने इस पे क्या, इस पे परिगणित किए थे, अल्फा रेज इस पे डाले थे, ठीक है। अल्फा रेज क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज रेज इन्होंने इस पे प्रभावित की, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, फिर इस तरह से इसमें गई, ठीक है, रेज, एक रेज ये गई यहाँ से, दूसरी रेज ऐसे गई और यहाँ से निकल गई, ठीक है, तीसरी इस तरह से गई, वो निकल गई, चौथी यहाँ से गई, इस तरह से निकल गई। उसमें से कुछ जो वो थी रेस, ठीक है, वो रेस इस तरह से गई और वापस भी आ गई, इधर भी गई और वापस भी आ गई। तो उन्होंने बोला कि जो देखो जो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा। यहाँ पे नाभिक है तो नाभिक पॉजिटिव चार्ज, देखो उन्होंने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया वापस आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेस इधर गई और टकरा के फिर वापस भी आ गई, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे कोई ये पॉजिटिव रेस की चार्ज थी,
ये पॉजिटिव चार्ज वाली रेस थी, तो इसका मतलब किसी पॉजिटिव चार्ज पे टकरा के ही वापस आ सकती है। अगर नेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इसको आकर्षित करेगी अपनी तरफ। पर अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव टकराएंगे तो उधर फेंक देगा, एक दूसरे से दूसरी ओर फेंक देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से उन्होंने खोज की, किसकी, नाभिक की, और नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज की इस तरह से उन्होंने खोज की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने। अब यहाँ पे हम थोड़ा और देख लेते हैं कि ये क्या है। ये है जो ये है ना, ये है सोने की पतली झिल्ली। इन्होंने सोने की फॉइल ली थी, सोने की इसलिए ली क्योंकि सोने को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फैला सकते हैं उसको, या उसको हम लंबा खींच सकते हैं। ठीक है, सोने की पतली, और कितनी पतली, सोने की पतली झिल्ली जो कि थी 100 नैनोमीटर की। ठीक है, और इस वाले एक्सपेरिमेंट को कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने क्या किया था कि इस जो ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें से लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से केवल एक वापस आया था। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से बताया कि जो नाभिक है उसका क्या होगा, उसका जो साइज होगा ना वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि बड़ा साइज होता तो ज़्यादा रेस वापस आती टकरा के। तो मतलब 20,000 में से एक वापस आ रहा है, तो बहुत ही छोटा क्या है, नाभिक का साइज होगा। ठीक है, तो अब इस फिगर को भी आप बना लेना, इसको आप समझ गए होंगे। बाकी हम चलते हैं, तो बाकी हम इसको देखते हैं अब डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम थे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। तो और चीज़ें हम देख लेंगे इसके बारे में कि रदरफोर्ड ने क्या क्या बताया। ई रदरफोर्ड, एर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। तो अभी हमने देखा कि रदरफोर्ड ने क्या की थी, नाभिक की खोज की थी। तो इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं। रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, शुरुआत ही इन्होंने की थी। ठीक है, हिंदी में लिखे तो नाभिकीय भौतिकी के जनक कहते हैं। और इन्होंने क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या की थी, इन्होंने नाभिक की खोज की थी। ठीक है, इसलिए इन्हें कहते हैं नाभिकीय भौतिकी के जनक। इन्होंने खोज की थी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक की इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, तो इन्होंने दूसरा काम किया कि इन्होंने क्या किया था, साइज, इन्होंने न्यूक्लियस का साइज दिया था। ठीक है, तो ई रदरफोर्ड गिव्स साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इन्होंने क्या साइज बताया था न्यूक्लियस का, इन्होंने कहा था कि एटम का जो साइज होता है, ठीक है, एटम को हम इससे लिख लेते हैं, एटम इन्होंने बताया था कि एटम का साइज। ठीक है, तो मैं एटम लिख रहा हूँ, साइज लिख रहा हूँ, बाकी आप लिख देना। ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या बताया था उन्होंने, 10⁻⁻10 मीटर बताया था। और साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो मैं सिर्फ न्यूक्लियस लिख रहा हूँ, पूरा मैं डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ, न्यूक्लियस साइज। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये माइनस में है तो मतलब -15 मीटर, -15 छोटा है, -10 बड़ा है। ठीक है, नंबर लाइन पे -10 यहाँ पे आता है माना, तो -15 इधर आएगा। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। आगे बताया कि क्या होता है, नाभिक जो होता है ना, नाभिक में ज़्यादा मास होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है ना उसी में ही जो सेंटर ऑफ मास वही होता है। ठीक है, तो नाभिक में ज़्यादा द्रव्यमान होता है, ज़्यादा मास होता है। ठीक है, और नाभिक क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन्होंने बताया, नाभिक लिखूँ या मैं न्यूक्लियस लिख सकता हूँ। ठीक है, आप लिखिए जो आपको सही लगता है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने और बताया आगे, इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन को मैं ई से लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना कक्षाओं में सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। ठीक है, तो गोल गोल पाथ पे ये घूमते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। इन्होंने भी थॉमसन्स के जैसे ही कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने भी कहा कि जो एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। थॉमसन की जैसे इन्होंने भी कहा सेम, एटम सो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द स्पेस इज इम्प्टी इन एटम। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने कहा कि टकरा के कुछ रेस ही वापस आई, तो बाकी मतलब क्या है, खाली स्थान है, सारा खाली है, तभी तो गुजर गई वहां से, रेस जो थी आगे पास हो गई, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि मोस्ट, दूसरी पेन से इसको लिख लेते हैं, मोस्ट ऑफ, हम बिल्कुल डिटेल में चल रहे हैं, बिल्कुल इस सिंपल से, ठीक है, बेसिक से एडवांस की तरफ हम जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज इम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज इम्प्टी इन एटम, ठीक है। अब रदरफोर्ड की जो एटॉमिक मॉडल था उसके क्या ड्रॉबैक, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के क्या ड्रॉबैक थे, क्या कमियां थी, उनको भी हम देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स किसके, रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल के। इन्होंने डजंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, इन्होंने एटम की क्या स्टेबिलिटी को क्या कहता, एक्सप्लेन नहीं किया था सही से, तो इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रदरफोर्ड डज नॉट, ठीक है, शॉर्टकट लिख लेते हैं, डजंट एक्सप्लेन, रदरफोर्ड डजंट, तो रदरफोर्ड डजंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इन्होंने परमाणु की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए था, जब इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते नाभिक में गिर जाना चाहिए था, इस चीज़ को ये सही से समझा नहीं पाए थे। तो उसके बाद आए थे नील्स बोर, तो नील्स बोर ने इनकी ड्रॉबैक्स, इनकी कमियों को दूर किया, ठीक है, और आधुनिक क्या दिया, एटॉमिक मॉडल दिया, मतलब लेटेस्ट हम उसको कह सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे नील्स बोर, नील्स और बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो नील्स बोर ने क्या किया कि रदरफोर्ड के मॉडल को आगे बढ़ाया, वो उसकी कमियों को सुधारा। इन्होंने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन विकिरित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। पहले हमने देखा था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार क्या हो जाना चाहिए था कि जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं तो उनको नीचे गिर जाना चाहिए था, पर नील्स बोर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन विकिरित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ऊर्जा का उनका रेडिएशन नहीं होता है, वो ऊर्जा को बाहर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो बोहर ने क्या किया, बोहर नेम ऑर्बिट और सेल एज एनर्जी लेवल, तो उन्होंने एनर्जी लेवल को क्या किया था, ऑर्बिट और सेल्स का नाम दिया था, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, बोहर नेम्ड ऑर्बिट, ऑर्बिट और सेल, ऑर्बिट और सेल्स एनर्जी लेवल को, ठीक है, SENERGY एच एनर्जी लेवल्स, ठीक है। कौन कौन से लेवल्स थे, वो कैसे थे, वो देखो इन्होंने ऐसे बताया, ये हो गया आपका नाभिक, ठीक है। उसके बाद कक्षाएं इन्होंने बताई, एक कक्षा ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये बना देते हैं हम, और तीसरी हम इसको बना देते हैं, थोड़ा ये इसको हम सही कर देते हैं, तो ये क्या उन्होंने बताई, कक्षाएं बताई इन्होंने। तो ये बीच वाला नाभिक हो गया, और पहली कक्षा हो गई के, दूसरी हो गई एल, तीसरी हो गई एम, और ऐसी हो जाएंगे आगे। कोष की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये कोष है, ठीक है। तो कोष की मैक्सिमम, ये भी चीज काफी लोग जानते नहीं है, ठीक है। तो कोष की मैक्सिमम संख्या 7 ही हो सकती है, तो KLMN इस तरह से सिर्फ 7 आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। और ये बीच वाला तो मैंने बताई थी कि न्यूक्लियस है, ये क्या है, नाभिक है, ठीक है। ईच एनर्जी लेवल और सेल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जैसे K है, फिर बाहर L है, ये M है। ईच एनर्जी लेवल, ये क्या है, एनर्जी लेवल भी है, ये इनको हम सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या होती है, एसोसिएट होती है, ठीक है। कैसे एसोसिएट होती है, इस तरह से आप देख लीजिए कि जो सेल होती है ना, ये है सेल KLM, सेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस,
तो सेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, यानी कि जो नाभिक के जो नियरेस्ट सेल होगी, जो नाभिक के पास होगी, जैसे यहाँ पे के वाली सेल है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मिनिमम एनर्जी होगी, हैव मिनिमम एनर्जी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें क्या है, डीप है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसी तरह से जो सेल होगी फार्थेस्ट, यानी कि दूरस्थ होगी जो सेल, सेल यहाँ पे ई आएगा, ठीक है, सेल फार्थेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। नाभिक से जो सेल दूर होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी होगी मैक्सिमम। तो उसके पास क्या होगी, हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जैसे के और एम में क्या होगी, एम की एनर्जी ज़्यादा होगी के मुकाबले, तो के की एनर्जी, फिर एल की, फिर एम की, और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो सेल नाभिक से जितनी दूर है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, तो उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और एक चीज़ जो काफ़ी एग्जाम में नील्स बोर की थ्योरी से पूछी जाती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो होते हैं 2n², ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2n² होगी। जैसे कि हम इस के वाली में लेंगे तो इसमें n बराबर 1 हो जाएगा, इस तरह से ना कि n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम n की संख्या कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है, ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए। तो जैसे पहली कक्षा में कितने होंगे, 2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 2 ही हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी में कितने जाएंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 6 होने चाहिए। तीसरी कक्षा में 3 × 3 = 9, यानी कि 18, तो 2 6 18, इस तरह से बढ़ता जाएगा। यहाँ पे सॉरी 6 नहीं 8 आएगा, ठीक है, 8 सॉरी, यहाँ पे 4 2 = 8 होता है, ठीक है। तो 2 8 18, ठीक है, इस तरह से आपने देखा भी होगा। इसी तरह चौथी में 16, इसमें हो जाएंगे 32, तो 2 8 18 और 32, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। अब इस क्लास में थोड़ा ही बचा हुआ है, इस क्लास में भी हम उसको कंप्लीट कर सकते थे, पर समय शायद काफ़ी हो गया, तो कल की क्लास में हम उसको पूरा कवर अप कर लेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा है नहीं कल की क्लास के लिए, थोड़ा ही है, उसमें फिर हम आइसोटोप्स आइसोबार्स भी देख लेंगे, और थोड़ा सा हम बोहर्स-बरी रूल और थोड़ा सा संयोजकता को हम टचअप करेंगे, ठीक है, टच करेंगे, बस ज़्यादा डिटेल में हमने वहाँ जाना है नहीं। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, ये NCERT में है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो कल की क्लास में हम इसको भी कर लेंगे। और बाकी तो इसमें हम डिटेल में जाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको पाउली's एक्सक्लूजन लॉ और हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, अब पाउ प्रिंसिपल बता दूंगा। ज़्यादा डिटेल में वो हमने जाना है नहीं, हमने अपने CTT एग्ज़ाम के हिसाब से ही आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे, जिसमें हम एलिमेंट और मेटल नॉन मेटल वो सब चीज़ें देखेंगे, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण, एसिड बेस सॉल्ट। उसके बाद लगभग हमारे केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा CTT एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। आप YouTube के माध्यम से तो हमसे जुड़े ही हैं, साथ ही आप उपदेष्टा.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको क्लासेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ YouTube पे भी आपको क्लासेस उपलब्ध है ही। CTT की पेडागोजी और CTT चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की भी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, उसमें भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, आई बटन में भी हम आपको दे देंगे। और साइंस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, मैथ्स की क्लासेस भी हम आपके लिए लाने वाले हैं। यूट्यूब के माध्यम से तो आप हमसे जुड़े ही हैं, साथ ही आप उपदेष्टा के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत।